जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था, आज से हम इकोनॉमिक्स का क्विक रिवीजन शुरू कर रहे हैं। ये हमारी क्विक इकोनॉमिक्स सीरीज का पहला पार्ट होगा और यहाँ पे दिख रहे सारे के सारे टॉपिक आज हम कवर कर लेंगे। और भाई इस लेवल तक कवर करेंगे कि आपसे सारे के सारे पीवाईक्यू खुद बन जाएंगे और साथ ही साथ आने वाले भी कोई क्वेश्चन होंगे उसके रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि यूपीएससी जो इससे सवाल पूछता है ना, वो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत फैक्चुअल पूछ लिया, बस अंडरस्टैंडिंग वाले पूछता है कि आपको इस जो कॉन्सेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ठीक है। और ये जितना भी हम आज पढ़ने वाले हैं उस सब के मैंने ये 1 पेजर नोट्स बनाए हैं। आपने अगर वीडियो ठीक से देखा हुआ, ये 1 पेज आपके लिए मोर देन इनफ है। आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उससे एटलीस्ट। आप चाहें तो इसमें कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन डेफिनेटली कर सकते हैं, बट फ्रॉम माय साइड इतना काफी है। और हमारा भाई गोल क्या रहेगा इस सीरीज से? तो हमारा गोल रहेगा भाई 25 दिन में पैसा डबल हो या ना हो, बट हमारी पढ़ाई जरूर डबल होगी। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। और हाँ, ये 1 पेजर जो है ना, हम टेलीग्राम पे डाले हुए हैं, अगर आप चाहते हो तो लिंक देख लेना आप नीचे। चलिए, सबसे पहले हमारा है एनडीपी, सॉरी जीडीपी। भाई जीडीपी क्या होता है? जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि अपने देश की टोटल इनकम कितनी है उसको हम जीडीपी बोलते हैं। अभी थोड़ा सा तोड़ते हैं, इस वर्ड को तोड़ते हैं जीडीपी को। ठीक है, जीडीपी देखो, ग्रॉस, सबसे पहला वर्ड यही है ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? टोटल। आपने सुना होगा कि मेरी ग्रॉस सैलरी इतनी है पर कट के मेरे इतना आती है। तो ग्रॉस में कट कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको टोटल कितना मिल रहा है वो बाद में, जो भी कटना होगा वो बाद में कटेगा। ठीक है, ग्रॉस का मतलब है टोटल। ठीक है, इकोनॉमिक्स में सिर्फ हम अच्छी लैंग्वेज में बोलने के लिए टोटल को ग्रॉस बोलते हैं। और ये जो होता है वो विदाउट एनी डिडक्शन होता है। ठीक है, ओके। दूसरा वर्ड है हमारा डोमेस्टिक। डोमेस्टिक से आपको डोमेस्टिक वायलेंस याद आ रहा है? डोमेस्टिक क्या है? तो घरेलू, होम और फैमिली की जब हम बात करते हैं, पर यहाँ पे हमारी होम कौन सा है? इंडिया है। ठीक है। और फिर प्रोड्यूस मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब कि कितना आपने प्रोड्यूस किया है। ठीक है। पर हमें जीडीपी में ध्यान क्या रखना है भाई? यहाँ पे हम देख रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी, टेरिटरी बहुत ही वाइडर टर्म है, आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, राइट? कि टेरिटरी क्या होता है? कि सिर्फ जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि फिर दूर दराज कोई इंडिया की पैसिफिक में भी कोई आइलैंड जो है वो हमारा है, तो वो हमारी टेरिटरी है। ओके। फिर अगर कोई दूसरे देश में हमारी कोई एम्बेसी काम कर रही है, आपको एम्बेसी तो पता ही होगा, राइट? आपने मूवीज में देखा होगा। तो जो एम्बेसी है वो भी क्या है? वो इंडिया की टेरिटरी है ना। तो यहाँ पे अगर हम जीडीपी में जो अपनी प्रोड्यूस काउंट करते हैं, अपनी इनकम काउंट करते हैं, तो जो इंडिया की बॉर्डर में जियोग्राफी के अंदर है वो तो है ही है, उसके बाहर भी कोई इंडिया की एम्बेसी है या फिर कोई ओवरसी टेरिटरी है इंडिया की, उधर भी कोई प्रोड्यूस हुआ है उसको भी काउंट करेंगे। फॉर एन एग्जांपल देखो, हमारी तो कोई टेरिटरी नहीं है, बट फ्रांस है, फ्रांस कॉलोनी कंट्री रहा है। ठीक है, उस फ्रांस तो छोटू सा है बट उसकी बहुत सारी जगह पे छोटी छोटी टेरिटरीज है, जैसे कि भाई पैसिफिक ओशन में है, अपना इंडियन ओशन में है, बहुत सारी जगह पे। तो जब फ्रांस अपनी जीडीपी काउंट करता है ना, तो इन सब टेरिटरी में भी किनकी कितनी इनकम हुई है उन सबको भी गिनता है। ठीक है, तो कंट्री की टोटल टेरिटरी जहां भी है, जितनी भी है, उसको काउंट करो, उधर से जो भी प्रोड्यूस निकला है। फिर कंट्री का एम्बेसी जहां भी है, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, उसने भी जो प्रोडक्शन किया है, जितना भी कमाया है, उसको भी काउंट करो। और इस टेरिटरी के अंदर कोई भी है, मतलब इस टेरिटरी के अंदर रहने वाला सिटीजन हो या फिर फॉरेनर हो, किसी ने भी कमाया है, वो सारा का सारा जीडीपी में काउंट होगा। ओके। तो जीडीपी में हमें मेन क्या देखना है? टेरिटरी। तो इंडिया की टेरिटरी में से जितना भी इनकम निकल रहा है, जितना भी पैसा हम कमा रहे हैं, अगर सिटीजन ने कमाया है तो भी ठीक, फॉरेनर ने कमाया है तो भी ठीक, वो हमारा सारा का सारा जीडीपी के अंदर जाएगा। ओके, गॉट इट? अभी देखो, इसी चीज में से, मतलब समझ लीजिए कि जीडीपी 100 रुपए हमें मिल गई थी फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, इसी चीज में से मेरा कुछ नुकसान भी हुआ होगा। ठीक है, समझ लीजिए कि कोई कंट्री है, उसने सिर्फ 10 बल्ब बनाए हैं। ठीक है, बल्ब, लाइट। अभी लेने जाने में दाने में मेरी 2 लाइट टूट गई, तो जो 2 लाइट टूट गई वो मेरा क्या होगा? नुकसान हो गया ना। तो ऐसा समझ लीजिए कि ये है मेरा डेप्रीशिएशन। और बचा कितना मेरा? 8। तो जो बचा ना, डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद जो बचा, उसको मैं बोलूंगा मेरी नेट आउटपुट। नेट आउटपुट मतलब एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, मतलब कि जीडीपी में से आप अगर डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, वो माइनस करने के बाद आपको जो भी मिलता है वो आपका हो जाएगा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसलिए मैं बोलते हैं ना कि भाई मेरी ग्रॉस सैलरी तो 10,000 है, बट नेट मेरे पास 5,000 ही आता है, बाकी पीएफ में कट जाता है, टैक्स में कट जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो जीडीपी में से आप डेप्रिसिएशन निकालोगे तो आपको मिलेगा एनडीपी। ओके, क्लियर है? समझ गए कि जीडीपी में हम टेरिटरी में जितना भी प्रोड्यूस हुआ है उसको काउंट करेंगे, किसी ने भी किया हो, वेदर इट इज फॉरेनर, वेदर इट इज इंडियन। और सिर्फ टेरिटरी मतलब इंडिया ही नहीं, इंडिया की कोई बाहर भी जगह है, उसकी अगर एमबीसी भी है, तो वहां से भी जो वो कमा रहे होंगे उसको हम काउंट करेंगे। ठीक है,
अभी इसके अंदर क्या नहीं आता है उसको हम देख लेते हैं। तो समझ लीजिए कि कोई सेकंड हैंड गुड्स ले रहे हैं, तो क्या आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड हैंड गुड तो ऑलरेडी थे ना, कोई नई प्रोड्यूस नहीं हुई है। हम यहाँ पे प्रोड्यूस देखेंगे क्योंकि नया क्या बना है? प्रोड्यूस। अभी सेकंड हैंड तो पहले से ही बना हुआ था, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। फिर भी दूसरा, कोई शेयर या फिर कोई बॉन्ड में खरीदता हूं तो होगा? नहीं, उसको भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी था, सिर्फ हमने उसके हिस्से कर दिए। शेयर क्या होता है? शेयर सिर्फ हिस्सा है ना, कंपनी की वैल्यू तो ऑलरेडी थी, सिर्फ ये एक हिस्सा है, शेयर कर दिया उसने मेरे साथ। तो जो ऑलरेडी है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो जो शेयर होते हैं वो भी जीडीपी के अंदर काउंट नहीं होते हैं। फिर कोई ट्रांसफर ऑफ पेमेंट है, जैसे सब्सिडी दे दी, तो क्या सब्सिडी काउंट होगी? अगेन ये भी नहीं होगी, क्योंकि ये देने से कुछ मेरे इकोनॉमी अंदर एडिशन नहीं हुआ है, कुछ नया नहीं बना है। फिर भी इलीगल एक्टिविटीज होती है, तो क्या ये काउंट होगी? अगेन ये भी नहीं होगी, क्योंकि ये लीगल है, किसी को हिसाब नहीं देना है इन चीजों का। तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है ना, भले ही नया बन रहा हो या नहीं बन रहा हो, पर इलीगल है तो वो हिसाब में ही नहीं आएगी, तो जीडीपी में भी काउंट नहीं होगी। फिर कोई हाउस होल्ड वर्क है, अगर मैं कुकिंग कर रहा हूँ, मैंने घर पे मैगी बना दिया, तो कुछ आउटपुट निकला? नहीं। कंट्री को क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नई प्रोड्यूस बनी? नहीं बनी। तो जो हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं वो भी काउंट नहीं होता है। साथ ही साथ कोई प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, मतलब कि जिसमें कुछ भी आउटपुट नहीं हो रहा है, मतलब कि मैंने आपको 2 रुपए दिए, आपने मुझे 5 रुपए दे दिए वापस, मतलब ऐसा कुछ भी हुआ, लेन देन हो गई, प्योरली फाइनेंशियल, कुछ भी चीजें इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो इसमें जीडीपी में काउंट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ पैसों की लेन देन हुई है। इकोनॉमी के अंदर तो सेम ही पैसा है ना। मतलब कि ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, ये हमारा एक घर है, ठीक है, ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है, और हमारे घर में टोटल 10 रुपए के 2 नोट थे, ठीक है, 2 नोट। मैंने एक उठा के मेरे पास रख लिया, भाई ने दूसरा उठा के अपने पास रख लिया। कोई भी चेंज हुआ? नहीं हुआ। अब ऐसा समझ लीजिए कि मैंने, मेरा भी था, वो भी भाई को दे दिया, कोई भी चेंज हुआ? कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इन शॉर्ट तो घर में टोटल 20 के 20 ही पड़े हैं ना, कितना भी इधर से उधर बदल लो, मतलब प्योरली ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जीडीपी में। ओके। फिर दूसरा क्या नहीं होता है? कोई एक्सटर्नलिटीज काउंट नहीं होती। एक्सटर्नलिटीज मतलब कि कोई मैंने काम किया, उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, तो भी वो काउंट नहीं होगा, और कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है तो वो भी काउंट नहीं होगा। जैसे कि कोई फैक्ट्री ने भाई बहुत अच्छा कार बार तो बना दी, पर उसकी फैक्ट्री की वजह से आजू बाजू का पॉल्यूशन काफी बढ़ गया है, आजू बाजू की नदी काफी बेकार हो गई है, तो ये क्या हुई? एक्सटर्नल नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हुई, तो हम इसको भी काउंट नहीं करते हैं। ठीक है। फिर कोई नॉन मार्केट एक्टिविटीज है, जैसे कि मैंने किसी को गिफ्ट दे दिया कि मार्केट में कुछ है ही नहीं ये, तो भी वो भी काउंट नहीं होगा। और अभी थोड़ा ध्यान से सुनना, देखो मैंने जहां पे कहा कि कोई नई चीज बनती है तो वो काउंट नहीं होती है, राइट? जितना भी हमारे पास लैंड है, क्या उसमें से कुछ लैंड नया बना है? नहीं, वो तो जितना था उतना ही उतना है, सिर्फ ट्रांसफर होते रहता है कि एक बंदे से दूसरे बंदे के पास चला गया, बट वो नया नहीं बना है, राइट? तो अगर कोई लैंड बाई करता है या फिर सेल करता है तो उसकी हम एंट्री जीडीपी के अंदर नहीं लेते हैं, ठीक है। बट हाँ, उसी वक्त कोई अगर ब्रोकरेज है, मतलब ये हमने मकान या फिर जमीन है वो सेल की या फिर बाई की, उस वक्त पे वो तो काउंट नहीं हुआ, बट उस वक्त पे कोई ब्रोकर था, उस ब्रोकर ने भाई पैसा कमाया जो भी, वो ब्रोकरेज काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वो ब्रोकरेज नया आया है, ठीक है, उसने बंदे ने इनकम कमाई है ना, कमाई है। ये लैंड से तो भाई जो भी था पहले से एग्जिस्ट करता था, पर क्या ब्रोकरेज पहले से एग्जिस्ट करता था? नहीं करता था, ये न्यू आया है, तो ब्रोकरेज काउंट होगा, ठीक है। उसी वक्त कोई बाई या सेल में स्टॉक्स कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि भाई शेयर मार्केट में आपको जो डीलिंग करते हो वो कुछ काउंट नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी है। बट अगर मैं स्टॉक्स को बाई कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ, उससे अगर प्रॉफिट कमा रहा हूँ, ये भी नहीं होगा, बट उससे ब्रोकरेज जो आ रही है वो डेफिनेटली होगा, ठीक है। अभी आप बोलोगे यार प्रॉफिट क्यों नहीं होगा? प्रॉफिट से तो अगेन वही हो ना, नया आपने कमा लिया ना पैसा, तो क्यों नहीं होगा? वो नहीं होगा क्योंकि वो चला जाएगा मेरा कैपिटल गेन टैक्स में। ये कैपिटल गेन टैक्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक भाई शॉर्ट टर्म होता है और एक लॉन्ग टर्म होता है। 1 साल से कम वाला है तो वो शॉर्ट टर्म है, और 1 साल से ज्यादा वाला है तो है अपना वो लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो वो शॉर्ट टर्म टैक्स वो टैक्सेशन में चला जाएगा, जो प्रॉफिट प्रॉफिट होगा ना वो हम टैक्स में बाई कर लेंगे, टैक्स में ले लेंगे। और ये जो बाई और अपना ये लैंड बाई करना वो सब भी है, ये भी हम कहाँ पे ले लेंगे? ये हम टैक्स में ले लेंगे, क्योंकि हम देते हैं ना कि कोई जमीन खरीदने तो उसका टैक्स देना पड़ेगा, वो सब उधर चला जाएगा, बट जीडीपी के अंदर काउंट नहीं होगा क्योंकि कोई नई चीज नहीं बनी है, ठीक है। बट ध्यान क्या रखना है, ब्रोकरेज काउंट होता है जीडीपी के अंदर। गॉट इट? बाकी ये ब्लू में और जितना भी मैंने ये लिखा है छोटा मोटा व्हाइट में भी, ये सब काउंट नहीं होगा, इसको रट्टा मार लो कैसे भी करो। बट ये इन शॉर्ट समझना क्या है आपको, कोई भी चीज अगर नई न्यू प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ठीक है, कोई प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो वो जीडीपी के अंदर काउंट नहीं होगा। और कुछ नया प्रोड्यूस हो रहा है, नया जो पहले नहीं था, तो वो जीडीपी के अंदर काउंट होने वाला है, ठीक है। और जीडीपी में भी क्या करेंगे, उसमें से अपना डिप्रिसिएशन हटा दो तो अपने बचेगा वो क्या निकलेगा? एनडीपी। ओके।
और जीडीपी हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा, टेरिटरी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा जीएनपी। देखो वहां पे डी था ना, यहाँ पे एन है, इसमें एन का मतलब क्या है, नेशनल। मतलब अभी हम टेरिटरी नहीं देख रहे हैं, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि अपने नेशनल, मतलब हमारे लोग इंडियंस वो कहीं पे भी रह के कितना कमा रहे हैं, उसको ऐड कर दो भाई। तो ठीक है, जीएनपी में हम देखेंगे नेशनल्स कितना कमा रहे हैं और उसको ऐड करना है। अभी नेशनल्स हो सकता है ना कि इंडिया में भी कमा रहे हो, या फिर बाहर में पाकिस्तान में रह के काम कर रहा हूँ और पाकिस्तान में कर रहा हूँ आउटसाइड इंडिया, तो भी मैं ही हूं तो इंडियन ही। तो जो मेरा इनकम होगा वो अगर काउंट करना है नेशनल ने कितना कमाया, किसी नेशन ने, तो मेरा देखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को देखते हैं। मतलब इसके अंदर इवन वेन अगर इंडिया के अंदर कोई बंदा काम कर रहा है, वो अमेरिका का बंदा है, ठीक है, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। जबकि हम जीडीपी में काउंट कर रहे थे, ठीक है, जीडीपी में देखो हम फॉरेनर को भी ले रहे थे क्योंकि हमारी टेरिटरी के अंदर कर रहा था। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट भी बदल दिया, हम यहाँ पे हमने बोला नेशनल, कहीं पे भी अगर हमारे नेशनल हैं वो काम कर रहे हैं तो उसका टोटल मारो भाई। गॉट इट, समझ गए। जीडीपी है, डी फॉर डोमेस्टिक, तो ये हमारे टेरिटरी को देखता है, ठीक है, और एन फॉर नेशनल, तो ये हमारे सिटीजन को देखता है, इंडियंस को देखता है, ठीक है, इंडियन। ये ऊपर वाला था वो देख रहा था इंडिया, कि इंडिया कहाँ पे है, उन सबको टोटल मारो। नीचे वाला देखता है इंडियन, कि इंडियन कहाँ पे है, ठीक है, गॉट इट। और इसमें से भी सेम है कि हम डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारा, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों में सेम ही है। इन शॉर्ट, जी में से आप जब डेप्रिसिएशन निकाल दोगे तो आपको एन ही मिलने वाला है, मतलब कि जीडीपी में से डेप्रिसिएशन निकाला तो एनडीपी, और जीएनपी में से डेप्रिसिएशन निकाला तो एनएनपी, ठीक है। यहाँ पे हम जो एक्सक्लूड की इनकम होती है उसको, सॉरी, हम जो फॉरेनर की इनकम होती है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, इवन व्हेन वो विद इन टेरिटरी भी क्यों ना हो, ठीक है। और बाकी क्या क्या चीजें एक्सक्लूड करेंगे हम, तो सेम एज जीडीपी, जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये सारी चीजें हम नहीं लेते हैं, ठीक है, ये सबको भी हम उधर एक्सक्लूड कर देंगे, सेम टू सेम, की लीगल एक्टिविटीज है, ब्रोकरेज ब्रोकरेज, ये सब हम कर देंगे, ठीक है। तो इतना सब हटाने के बाद आपके पास क्या बनेगा भाई, तो मीम बन जाएगा भाई, भारी नुकसान हो गया हमारा, क्योंकि इतना डेप्रिसिएशन हटा दिया, फॉरेन की इनकम हटा दी, सिर्फ और सिर्फ इंडियन की हर इनकम हमने गिनी, तो हमारा जो अपना एंड टोटल होगा ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं कि समझ लीजिए हमारी जीडीपी, जीडीपी थी हमारी 100 रुपए, ठीक है, या फिर एन, आप एनडीपी भी ले सकते हो, जो भी आपको लेना है, वो हमारा 100 रुपए था, ठीक है। इसमें से जो फॉरेनर था, मतलब कि जो जॉन था, ये अमेरिकन है, ठीक है, जॉन जो है वो अमेरिकन है, ये इंडिया में रहकर कमा रहा था 20 रुपए, और भाई मैं बाहर बैठा था, मैं खुद लंदन में हूँ, ठीक है, युवराज ये लंदन में बैठा है, और ये लंदन में बैठ के कमा रहा था 30 रुपए। तो अभी हम इस माइनस प्लस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, जो जॉन की इनकम थी, अगर हमें एनडीपी देखना है तो, ठीक है, एनडीपी क्या, एन जीएनपी देखना है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देखना है तो भाई जॉन की इनकम तो मैंने माइनस किया क्योंकि ये तो बाहर का था ना, और मैंने मेरी इनकम को प्लस किया क्योंकि मैं तो इंडियन हूँ, तो मेरा टोटल क्या निकल जाएगा भाई, 800 माइनस 20, 80 प्लस 30, 110, ये हमारा हो जाएगा जी एन पी। अभी मुझे पता चलता है कि भाई इसके ले जाने बारे में मेरा कोई 10 रुपए का नुकसान हो गया, डेप्रीशिएशन हो गया, तो इस डेप्रीशिएशन को मैंने हटा देता हूँ, ठीक है, ये डेप्रीशिएशन हट गया, फिर मेरा जो आएगा वो क्या होगा, एन एन पी, ठीक है, गॉट इट। इसको मैं हटा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अभी आगे देखते हैं। इन शॉर्ट इंडियंस का हमें देखना है, इंडियंस बाहर भी हो तो भी चलेगा और इंडियंस घर में हो तो भी चलेगा, बस इंडियंस होने चाहिए, और जो भी बाहर के हैं फिर वो चाहे कहीं पे भी बैठे हुए काम कर रहे हैं तो उसको हटा देना है, ठीक है। अभी इसी के बेस से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर दीजिए। देखो एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि मैक्सिकन पर्सन है और वो अमेरिकन एम्बेसी के अंदर काम करता है बट इंडिया के अंदर करता है, तो ये कहाँ पे जाएगा भाई, किसकी इनकम कहाँ पे जाने वाली है, कंफ्यूज हो गए राइट। तो देखो तोड़ते हैं, मैक्सिकन पर्सन, नेशनलिटी इसकी कौन सी है, मतलब नेशनल किसका है ये, तो नेशनल है मैक्सिको का, ठीक है। और जब भी हम नेशनल आता है तो क्या देखते हैं, नेशनल इनकम देखते हैं, और नेशनल इनकम मतलब कि जीएनपी, ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारा ये बंदा था वो मैक्सिको का था, तो किसके ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जाना चाहिए, मैक्सिको के जाना चाहिए। और ये बंदा कहाँ पे कर रहा है, तो अमेरिकन एम्बेसी में कर रहा है, अमेरिकन एम्बेसी, ये एम्बेसी है कौन सी है, अमेरिकन है, तो ये किसकी ओवरसी टेरिटरी है, तो इट इज ओवरसी टेरिटरी ऑफ यूएसए, ठीक है, यूएसए की है, मतलब कि यूएसए की टेरिटरी के अंदर ये चीज बन रही है। यूएस की टेरिटरी मतलब कि डोमेस्टिक, डोमेस्टिक इनकम राइट, टेरिटरी मतलब डोमेस्टिक स्टैंड करता है, डोमेस्टिक मतलब क्या, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये किसका हो जाएगा, यूएस का हो जाएगा, क्योंकि यूएस की टेरिटरी है ना यूएस की एम्बेसी, गॉट इट।
तो इंडिया को भाई क्या मिला? इंडिया को कुछ भी नहीं मिला, इसलिए बंदा भाई इंडिया गुस्से में हो गया है कि ये क्या भाई, देखो है ना गुस्से में। चलो, तो फिर से देख लेना, मैक्सिकन वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी, मैक्सिकन था, नेशनल किसका? मैक्सिको था, उधर की जीएनपी में काउंट होगा, ठीक है। और एम्बेसी में काम कर रहा है तो उधर से जो भी पर्सन, मतलब एम्बेसी जो भी कमाती है वो उसका कहाँ पे काउंट होगा? जीडीपी में, यूएसए की। क्योंकि जो अमेरिकन एम्बेसी है ये क्या है? ये यूएस की टेरिटरी है, ठीक है। और ये मैक्सिकन क्या है? तो ये मैक्सिको का नेशनल है, उसका सिटीजन है, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया हो तो प्लीज मुझे बताना जरूर, इसी से आपका पूरा का पूरा चीज बनेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसी में थोड़ा सा चेंजेस आता है। ये जो हमने जीडीपी, जीएनपी ये सब देखा ना, इसमें भी थोड़ा थोड़ा चेंज है। समझ लीजिए कि जो हम आज की तारीख में देख रहे हैं कि हमारी जीडीपी इतनी बढ़ गई, इतनी कम हो गई, कि यह ओरिजिनल होती है? ये नहीं, नहीं होती है। कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा आप एग्जाम्पल से समझोगे कि पहले मैंने 2010 में एक 10 एप्पल बनाए, ठीक है, 10 एप्पल। और उस 10 एप्पल की जो वैल्यू थी, एक की एप्पल की वैल्यू थी 10, तो टोटल मेरा भाई कितना हो जाएगा? 100 रुपए। तो मेरी 2010 में 100 रुपए जीडीपी थी। ओके, अभी क्या होता है? 2020 का टाइम आ जाता है, अगेन मैं बना रहा हूँ 10 एप्पल ही, ठीक है, एप्पल सेम है, पर अभी मेरे एप्पल की प्राइस जो है वो बढ़ चुकी है, इन्फ्लेशन हो गया है। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? प्राइस का बढ़ जाना, महंगाई। उसकी वजह से मेरी जो प्राइस है वो हो गई है 20 रुपए। तो अभी 10 एप्पल का मुझे आउटपुट कितना निकलेगा? 200 रुपए निकलेगा। तो देखो, अगर मैं जीडीपी देखूं तो ये जीडीपी तो बढ़ गई, राइट? और कितना बढ़ गई? 100% बढ़ गई, 100 से 200 हो गई है। बट एक्चुअल में जो मेरा आउटपुट है, क्या वो बढ़ा है? वो तो पहले भी 10 था, आज भी 10 है। मतलब कायदे से उधर तो कोई प्रोडक्शन में तो कोई चेंज ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ महंगाई मेरी बढ़ी है। तो जो मेरा एक्चुअल जीडीपी है, जो मेरा रियल जीडीपी है, क्या उसमें कोई चेंज हुआ है? नहीं, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो जो ये चेंज हुआ है, 100 से 200 हो गया, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा नॉमिनल। नॉमिनल मतलब कि जिसके अंदर इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है। तो ये हो जाएगा मेरा नॉमिनल जीडीपी की, जिसके अंदर मेरा इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है और जो कि महंगाई को काउंट करता है। ओके, तो वैसे ही इंडिया का भी सेम होता है कि पूरी जीडीपी को काउंट करते वक्त अगर हम इन्फ्लेशन को इंक्लूड कर देंगे, जितना भी बड़ा घटा हो, तो जो हमारी जीडीपी आती है उसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। और सेम टाइम अगर इन्फ्लेशन को अगर हम हटा देते हैं, फिर जो जीडीपी आती है वो हमारी आती है रियल जीडीपी, ठीक है। तो भाई इंडिया की नॉमिनल जीडीपी कितनी है? तो इंडिया की नॉमिनल जीडीपी है 3.20 लाख करोड़। जो हम बोलते हैं कि 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई हमारी, ये वही है, 3.20 लाख करोड़। और अगर रियल जीडीपी की हम बात करते हैं तो वो कितनी है? तो वो रियल जीडीपी सिर्फ और सिर्फ इसके 57% जितना है। मतलब कि एक्चुअल में कितना है? तो 185 लाख करोड़। तो आपको समझ में आ रहा है? उसका मतलब जो बीच में जितना भी गैप है ना, ये गैप क्या है? ये गैप सिर्फ और सिर्फ महंगाई है, इन्फ्लेशन है। रियल में तो हमारा आउटपुट इतना ही है, 185। अभी क्या आपको ये नंबर याद रखने की जरूरत है? देखो, हो सके ना तो याद रख लीजिए, पता नहीं कब आपको काम आ जाए। और दूसरा, ये 57 में बोला हूँ तो क्या ये काम का है? जी काम का है। मतलब कि आपको डायरेक्ट काम नहीं आएगा, बट यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट बना सकता है कि भाई इंडिया की रियल जीडीपी है वो नॉमिनल जीडीपी के ऑलमोस्ट हाफ है। सही या गलत? तो आपको पता होना चाहिए ना। अगर ये आपको पता होता कि हाँ भाई इतना गैप है, तो आप उधर कनेक्ट कर पाते। अभी आप बोलोगे तो यार कोई मेजर करने का तरीका है कि कितना इन्फ्लेशन बढ़ गया, या फिर क्या ये फर्क है रियल में और नॉमिनल में? है तरीका, उसको हम बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर मतलब कि रियल से अपना कितना महंगाई ज्यादा है, मतलब नॉमिनल कितना हो गया है। तो कुछ नहीं करना है भाई, नॉमिनल को ऊपर डालो, रियल को नीचे डालो, इंटू 100 कर दो। फिर जो हमारा आएगा 172, ये बताएगा कि कितना ज्यादा है। मतलब 172 क्या है? तो रियल का, आपका रियल 185 है ना, उसमें आप 172% जोड़ दोगे, उतना आपका नॉमिनल होगा। दैट्स इट। मतलब ये वही बताता है कि दोनों का डिफरेंस कितना है, महंगाई कितना है। उसका मतलब क्या है? डिफ्लेटर कितना है। सिर्फ वर्ड अलग है। जीडीपी डिफ्लेटर मतलब कि रियल और नॉमिनल के बीच में जो महंगाई का गैप है, इन्फ्लेशन का गैप है, उसको निकालना। दैट्स इट। ओके, क्या ये 172 याद रखना जरूरत है? नहीं, नहीं जरूरत है, बट आप अप्रोक्स याद रखिए कि इतना ज्यादा है। या तो आपको 57% याद है तो भी आपको समझ में आ जाएगा, 172 है तो भी समझ आएगा। इन शॉर्ट, चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? ये हमें इन्फ्लेशन दिखाता है, रियल और नॉमिनल जीडीपी का। और नॉमिनल जीडीपी क्या है? तो ये इन्फ्लेशन को इंक्लूड करता है। रियल क्या है? ये एक्सक्लूड करता है, इन्फ्लेशन को इंक्लूड नहीं करता है। और जो ये मैं डेटा दे रहा हूँ, डेटा किसका है? ये मॉस्पी का डेटा है। रिसेंटली 10-15 दिन पहले जो न्यूज़पेपर आया था, उसमें ये मॉस्फी ने डेटा दिया था, वही सब मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तीसरी टाइम होती है पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी आपसे वर्ड ही क्या बता रहा है? पोटेंशियल की कैपेसिटी कितना है भाई। तो वैसे ही अगर देश की जितनी भी कैपेसिटी हो,
उसका हम फुल यूटिलाइजेशन कर लें, मतलब कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो भाई, देश अपना फुल एम्प्लॉय करता है उसकी कैपेसिटी को, फिर जो हमारी जीडीपी निकलती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल जीडीपी। पर क्या आपको लगता है कि इंडिया फुल कभी भी यूटिलाइज कर रहा होगा? नहीं करता होगा, राइट? नहीं, कभी कभी करता भी है। बट पोटेंशियल जीडीपी क्या है? मतलब कि फुल आपकी जितनी भी कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन करके जो भी आप पैसा कमा रहे हो वो आपकी पोटेंशियल जीडीपी है। ओके, अभी क्या इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बहुत पूछे जाते हैं। देखो यूपीएससी तो डायरेक्टली एक दो बार ही पूछा है बस, बाकी नहीं पूछा है यूपीएससी। बट जो यूपीएससी की दूसरी एग्जाम्स है, जैसे कि सीएपीएफ है, सीडीएस है, ठीक है, फिर अपना सीएपीएफ में ही ज्यादा तो पूछा है जब तक मुझे याद है। फिर जो अपना स्टेट पीसीएस की एग्जाम आती है, उन सब में बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई नॉमिनल, रियल और पोटेंशियल घुमा घुमा के आता है, बट आता वही है, कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, बस वो ना उधर सिर्फ वर्ड बदलते होते हैं। आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, समझ गए? पोटेंशियल मतलब कि फुल कैपेसिटी से काम करना, रियल मतलब इन्फ्लेशन को न देखना, और नॉमिनल मतलब इन्फ्लेशन को देखना। एप्पल का एग्जांपल मैंने आपको समझाया। और बंदा अगर फुल कैपेसिटी के साथ काम करता है तो क्या होगा? ये होगा, पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, ये छोटा सा मैंने लिखा हुआ है कि जितना भी हमारा जीडीपी है ना, उसमें से 60% जितना जो होता है वो कहाँ से आता है पता है? वो कंजप्शन से आता है। मतलब हम और आप जो कंजप्शन करते हैं ना, हम जो खर्चा खर्चा करते हैं, नॉर्मल प्राइवेट फर्म्स जो खर्चा करती है, प्राइवेट लोग जो खर्चा करते हैं, उसका जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, उसका जो खर्चा है, वो जीडीपी का 60% है। ये पोटेंशियल क्वेश्चन है यूपीएससी का, मतलब हो सकता है ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैंने आपको बताया है। मतलब कि अगर 100 रुपए जीडीपी है ना, उस 100 रुपए में से 60 रुपीज सिर्फ क्या होगा? जो जनरल पब्लिक ने जो खर्चा किया है वो होगा। तो आप मुझे बताइए, अगर हम खर्चा करना बंद कर दें तो क्या कोई हमारे देश की जीडीपी को गिरते हुए रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है, गिरेगी ही गिरेगी। इसीलिए सरकार डरती है कि भाई मंदी मत आने दो, पब्लिक खर्चा करते रहनी चाहिए। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं, ये खर्चे से ही आपको समझाता हूँ। समझ लीजिए, डिफ्लेशनरी गैप, रिसेशनरी गैप क्या होता है? दोनों का मतलब एक है, सिर्फ वर्ड अलग अलग है। कि हमारी जो रियल जीडीपी थी, मतलब जितना रियल है, ठीक है, वो हमारे पोटेंशियल से कम है। मतलब अपना पोटेंशियल बहुत ज्यादा है बट हम उतना काम नहीं कर रहे हैं, अपना रियल कम है। तो उसी चीज को हम बोलेंगे रिसेशनरी गैप या फिर डिफ्लेशनरी गैप। मतलब ये जो गैप है, मतलब गैप क्या है? पोटेंशियल जीडीपी अपना समझ लीजिए 100 रुपीज का है, कि 100 हम कर सकते हैं, बट हम कर रहे हैं कितना? तो सिर्फ 50 ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सरकार, ये क्या पता चलता है कि भाई मार्केट में क्या है? मार्केट में है मंदी, कि हम ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, रिसेशन चल रहा है। तो अभी गवर्नमेंट क्या करेगी, कि क्या करना चाहिए? चलो वो भी छोड़ो। तो ये जो गैप है ना, इसको मैं 50 से हटा के मैं बोल देता हूँ 60। ठीक है, हमारी ये रियल जीडीपी 60 है और ये पोटेंशियल जीडीपी 100 है। तो जो गैप निकला ना, ये 40 रुपए का गैप, गैप जो भी निकला, इस गैप को ही हम बोलेंगे रिसेशनरी गैप। ठीक है, रिसेशनरी मतलब मंदी वाला गैप, या फिर डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है भाई? तो जो भी गैप है वो आपका डिफ्लेशनरी गैप हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अभी समझ लीजिए, ऐसा चल रहा है, ऐसा मार्केट में है कि हम टोटल आउटपुट से कम काम कर रहे हैं, जितना करना चाहिए उतना कर नहीं रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? जो भी देखो गवर्नमेंट करती है ना, उसके जो भी स्टेप्स होते हैं उसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। और जो भी आरबीआई करती है उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। दैट्स इट। अभी गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन में क्या करेगी? आपको क्या लगता है कि भाई मंदी का माहौल है, कोई काम कर नहीं रहा है ठीक से, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सबसे पहले तो स्पेंडिंग बढ़ा देगी कि यार और खर्चा करो, शायद पब्लिक फिर उस हाथ में पैसा आए तो काम करने लगे। सोशल प्रोग्राम्स होंगे उसको बढ़ा देंगे। फिर सब्सिडी अगर वो दे रहे हैं तो सब्सिडी को बढ़ा देंगे। इन सबसे फायदा क्या होगा? लोगों के हाथ में पैसा आएगा। ठीक है, और लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे? हमारी बहुत गंदी आदत है कि हाथ में पैसा होता है ना तो हम यूज करते ही करते हैं। और अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा? हमारी जीडीपी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि 60% ऑफ जीडीपी क्या है? जो हम यूज करते हैं, हम पैसा खर्च करते हैं, वो है। इसीलिए गवर्नमेंट अगर मंदी होती है तो ये सब स्टेप्स लेती है। कौन से स्टेप्स लेगी? सब्सिडी प्रोवाइड करने लगेगी अंदर मंदी है तो, सोशल प्रोग्राम्स बढ़ा देगी, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स होगी उसको बढ़ा देगी, और टैक्स को क्या करेगी? खुद सोचिए तो। अगर उनको पैसा देना है, हमको पैसा देना है, तो टैक्स लेंगे या देंगे? टैक्स कम कर देंगे, राइट? टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स कम करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इन द टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, फॉलोइंग मेजर्स दैट गवर्नमेंट कुड टेक और गवर्नमेंट शुड टेक। फिर वहां पे लिखा होगा डिक्रीज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंक्रीज पोटेंशियल इनकम टैक्स, एसेट्रा एसेट्रा। उधर आपको फिर सेटअप करना है कि हाँ भाई
डिफ्लेशनरी गैप चल रहा है, मंदी चल रही है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हमको हाथ में पैसा देना है, देने के लिए क्या करेगी, वो खुद सोचना है, ठीक है। फिर आरबीआई क्या कर सकती है, आरबीआई सब रेट रेट डिसाइड करती है, राइट। तो सबसे पहले तो आरबीआई क्या है, बैंक की बैंक है, बाप है ये सबका। तो ये बोलेगी इंटरेस्ट रेट कम कर दो भाई। दूसरा, क्वांटिटेटिव ईजिंग करेंगे। क्वांटिटेटिव ईजिंग मतलब क्या होता है कि जो भी आरबीआई की पॉलिसी है ना, वो इजी पॉलिसी रहेगी, ऐसी पॉलिसी कि सबको पैसा मिले। ओके। फिर मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस कैसा होगा, तो इजी होगा, चीप होगा, डविश होगा और एक्सपेंशनरी होगा। एक्सपेंशनरी, ये सारे का मतलब इन शॉर्ट क्या है कि लोगों को और पैसा मिलना चाहिए। ये सब अभी होता क्या है, वो हम जब मनी एंड बैंकिंग करेंगे ना, वहां पे डिस्कस कर लेंगे, उसका भी वीडियो मैं लेकर आऊंगा, उसमें डिस्कस कर लेंगे। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेंगे, तो बाई करेंगे। ये क्या होता है कि गवर्नमेंट, अगर आरबीआई कुछ बाई कर रही है, अभी मैं उधर ये नहीं समझा सकता हूँ, हमारे ऑफ द टॉपिक हो जाएंगे। आरबीआई कुछ भी बाई करती है, आप समझ लीजिए, तो क्या होगा, पैसा आएगा ना। मतलब समझ लीजिए मेरे पास अ, एक नोट, मेरे पास एक सिक्योरिटी थी, ठीक है। अगर आपको पता है तो इजी हो जाएगा। मेरे पास कोई एक सिक्योरिटी थी, वो आरबीआई मुझसे बाई करेगा, तो होगा क्या, मेरे हाथ में पैसा आएगा और आरबीआई मुझे पैसा देगा। आरबीआई, यहाँ पे रुको, आरबीआई मुझे पैसा देगा और मेरे हाथ में पैसा आएगा, ठीक है। और मेरे हाथ में पैसा आएगा तो अगेन क्या होगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। दैट्स इट। यही होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में बाई करना। मतलब आरबीआई अगर बाई करेगा तो मेरे हाथ में पैसा आएगा और पैसा आएगा तो जीडीपी बढ़ेगी। फिर एलटीवी रेशियो क्या होता है, ये होता है लोन वैल्यू रेशियो। मतलब कि समझ लीजिए मुझे लोन चाहिए, मेरे पास घर है और मैं गिरवी रख सकता हूँ। और बैंक का ना क्राइटेरिया होता है कि भाई आपका घर अगर 10 रुपए का है ना, तो उसके बदले हम आपको 8 रुपए की लोन दे सकते हैं। इसी को बोलते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो। अभी आरबीआई क्या कर रही है, इसको भी बढ़ा रही है कि बड़ा भाई, तू 8 मत दे, तो इसको 9 दे दे, ताकि उसके पास और ज्यादा पैसा आ जाए और वो यूज करे। यूज करेगा तो क्या होगा, जो 60% है उसमें इजाफा हो जाएगा और हमारी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। ठीक है। आपको अगेन क्वेश्चन आ सकता है, जैसे गवर्नमेंट का क्वेश्चन आया वैसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे देश में ऐसा कुछ टाइम चल रहा है, रिसेशनरी गैप चल रहा है या फिर डिफ्लेशनरी गैप चल रहा है या फिर रिसेशन चल रहा है, तो कौन से मेजर से जो आरबीआई ले सकता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, मतलब जो भी बैंक में चार्ज लगता है, इंटरेस्ट लगता है, वो कम कर दो भाई। 10% लग रहा था, 8 कर दे, उसको पैसा लेने दे। फिर एलटीवी रेशियो है, लोन उसे चाहिए, तो भाई उसकी जो भी वैल्यू है एसेट की, अगर उसके एसेट की 10 वैल्यू है, 10 रुपए वैल्यू है, उसके बदले 9 रुपए दे दे, चलेगा भाई। 9.5 दे दे, चल जाएगा, बट वो उसके पास इन शॉर्ट पैसा जाना चाहिए। और क्वांटिटेटिव ईजिंग कर देगा, एक्सपेंशनरी पॉलिसी करेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन में बाय करेगा ताकि सामने वाले के पास पैसा जाए, ठीक है। और इसी का, अभी ये आप समझ गए, ठीक है, इन्फ्लेशनरी और रिसेशनरी गैप आप समझ गए हो। इसी का उल्टा होता है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप मतलब क्या है भाई, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, अपनी जो रियल जीडीपी है ना, वो ज्यादा होगी पोटेंशियल जीडीपी से। मतलब कि यहाँ पे एकदम ही उल्टा है कि भाई समझ लीजिए कि मेरा पोटेंशियल तो 100 रुपए का ही है, ठीक है, उल्टा है। यहाँ पे मेरा पोटेंशियल तो है भाई 100 रुपए का ही, बट मेरा आउटपुट कितना है, मेरा आउटपुट है 150 रुपए का। मतलब ये क्या है, ये तो महंगाई दिखा रहा है कि तेरी कैपेसिटी के बाहर आप चादर चादर के बाहर पैर फैला रहे हो। तो अभी गवर्नमेंट क्या करेगी, मतलब आपकी औकात के बाहर के खर्चे आप अगर कर रहे हो, तो ये तो नुकसानदेह हो जाएगा, ठीक है। आपका डेट बढ़ने ही वाला है, मतलब इससे ऐसे यही होता है कि भाई आप कैपेसिटी के बाहर अगर कर रहे हो तो डेट बढ़ेगा, कुछ ना कुछ तो गलत होगा, राइट। तो इसी टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको क्या लगता है। सबसे पहले तो इसको इन्फ्लेशन गैप बोलते हैं, ठीक है, कि कैपेसिटी के बाहर कर रहे हो तो आपका इन्फ्लेशन गैप है। दैट्स इट। अभी आपको क्या लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा पैसा बहा रहे हो, बहुत ही इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, टैक्स को बढ़ाना चाहिए या फिर कम करना चाहिए। बढ़ाना चाहिए ऑफ कोर्स, ताकि आपके हाथ में से पैसा जाए, आप कम यूज करो। तो ये जो भी यहाँ पे स्टांस हमने देखे हैं, ये जितने भी देखे हैं, इन सबको उल्टा कर दो। मतलब कि इन्फ्लेशनरी गैप होगा तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, आरबीआई क्या करेगा, अपना फिस्कल पॉलिसी क्या करेगी, गवर्नमेंट घटा देगी। फिर सोशल प्रोग्राम क्या करेगी, घटा देगी। सब्सिडी क्या करेगी, घटा देगी। टैक्सेस क्या करेंगे, बढ़ा देगी। सबका सब उल्टा करेंगे। फिर लो इंटरेस्ट रेट थे तो हाई इंटरेस्ट रेट हो जाएंगे। एलटीवी रेशियो, लोन टू वैल्यू रेशियो हाई था कि भाई ज्यादा लोन दे रहे थे, अगर आपको कुछ भी गिरवी रखना हो, यहाँ पे क्या करेंगे, कम देंगे कि भाई 10 के बदले 9 नहीं, 10 के बदले तू सिर्फ 5 ही दे, क्योंकि ये बहुत बेकार का खर्चा कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। और इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई ये मेजर्स ले सकती है, गवर्नमेंट ये मेजर्स ले सकता है, ठीक है। मेन आपको याद क्या रखना है कि डिफ्लेशनरी या रिसेशनरी गैप हो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या रहेगी, गिव मनी, ठीक है, कैसे भी करके बस पैसा दो बंदों को। और इन्फ्लेशनरी गैप गैप होगा तो क्या रहेगा, टेक मनी, कि ये बहुत फालतू यूज कर रहा है भाई, मार्केट से पैसा हटाओ। ओके, क्लियर है, आप ये पॉलिसी समझ गए होगे मैं उम्मीद करता हूँ।
और ये सब वर्ड भी समझ गए होगे, क्या इन्फ्लेशन है, क्या डिफ्लेशन है, क्या रिसेशनरी गैप है। और ये डिफ्लेशन, ये रिसेशन तो आप समझ गए, इन्फ्लेशन भी समझ। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? डिफ्लेशन का मतलब होता है लगातार कम होना, मतलब कि पहले 100 रुपए था किसी का प्राइस, अभी घट के 90 रुपए हो गया है, अभी घट के 80 रुपए हो गया है, ये होता है डिफ्लेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ही क्या होता है डिफ्लेशन का, कि घट रही है हमारी इकोनॉमी, हम अपनी कैपेसिटी से कम जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बढ़ाएगी। और हम अपनी औकात से ज्यादा जा चले जाए तो इन्फ्लेशन चला जाए तो हम गवर्नमेंट क्या करेगी, सब कुछ बढ़ा देगी। क्या बढ़ाओ बढ़ाओ, बस उसके हाथ से पैसा हटाओ भाई, पैसा नहीं रहना चाहिए इसके हाथ में। ओके, सब कुछ आप समझ गए हो, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ सब समझ गए हो। नहीं समझ गए हो तो वीडियो वापस पीछे जाओ, अब समझ जाओगे। और हाँ, इसी सिचुएशन में अगर राजू होता तो क्या करता भाई, ये देख लीजिए क्या करता। उसका तो पैसे कमाने का एक ही तरीका है, ठीक है, कि किडनी बेच देगा। यूजुअली लोग किसके लिए बेच देते हैं, आईफोन के लिए बेच देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें भाई उधर पॉलिसी ऑफ राजू नहीं करना है, ध्यान रखना। हमें फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी याद रख के जाना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये हमारे पीवाईक्यू है भाई, देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, जो मैं आपको रिसेशन विशेषण बता रहा था, ठीक है, 21 का क्वेश्चन है और बोल रहा है इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है। रिसेशन मतलब क्या है, रिसेशनरी गैप चल रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, पहले में हम टैक्स रेट को कट करेंगे। हाँ भाई, बहुत अच्छी बात है, करने चाहिए। और फिर बोला है कि साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। अरे यार, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो कैसे चलेगा, देखो हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट भी कम कर रहे थे, दिख रहा ना, इंटरेस्ट रेट भी कम करो और जो हमारा टैक्स है उसको भी कम करो, दोनों साथ चलना चाहिए। उल्टा सुल्टा कर दिया तो मतलब ही क्या है भाई। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या हमारा सही है, नहीं गलत है, क्योंकि पहले तो सही बोला बाद में गलत बोला कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाना चाहिए था, आपको कुछ भी करना चाहिए था। फिर चलो दूसरा तो सही है, बट फिर भी हम नीचे वाला देखते हैं कि इंक्रीज टैक्स रेट। अरे यार, टैक्स बढ़ाओगे तो ऑलरेडी रिसेशन चल रहा है, पब्लिक के हाथ में ऑलरेडी पैसा नहीं है, और आप टैक्स बढ़ा दोगे तो कैसे चलेगा। तो अगेन ये इधर ही गलत हो जाता है, आगे मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ। फिर रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, बोल रहा है कि पब्लिक प्रोजेक्ट में भी भाई हम पैसा नहीं डालेंगे, कैसे चलेगा, पब्लिक को पास आपको पैसा डालना है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा था ना कि सोशल और गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसको इंक्रीज करना है रिसेशनरी गैप में, और ये बोल रहा है वही रिड्यूस कर देंगे, कैसे चलेगा। तो अगेन ये भी गलत है। तो सही क्या है, इंक्रीज करना है एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, क्योंकि पब्लिक प्रोजेक्ट में एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो पब्लिक के हाथ में पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो क्या होगा, इकोनॉमी अपनी आप अच्छी हो जाएगी, क्योंकि 60% ऑफ इकोनॉमी क्या है, हमारा खुद का एक्सपेंडिचर है, पब्लिक का। और भाई बाकी के जो पीवाईक्यू है मैं सारे के सारे सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, बट यकीन मानिए हम ये वीडियो कंप्लीट करेंगे ना, आप खुद देखना और खुद सॉल्व करना, और नहीं होते हैं तो मेरा कांटेक्ट करना, डेफिनेटली होगा, बट फिर भी अगर नहीं होता है तो मैं आपको करवा दूंगा, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, पीवाईक्यू सॉल्व करना नहीं। क्योंकि मैं देखो पीवाईक्यू पढ़ा रहा, पीवाईक्यू यहाँ पे डाले हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इतना तो मेरे में सेंस होगा ना कि जो पीवाईक्यू है वो तो मुझे आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। बट हमारा वो गोल नहीं है, हमारा गोल है कि हमारे पास इतनी अंडरस्टैंडिंग आए कि हम आगे के क्वेश्चन भी सही कर लें। लोग क्या करते हैं पता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी सिखा रहे हैं, ये क्या करेंगे, पीवाईक्यू में जो था वो आपको सिखा दिया, बंदा पीवाईक्यू दिखा नहीं रहा है, और फिर लास्ट में आपको पीवाईक्यू दिखा दिए कि ये देखिए मैंने आपको सिखाया, उसकी वजह से आपके पीवाईक्यू सारे सॉल्व हो गए ना। अरे भाई, वो पढ़ के ही बैठे हैं और फिर ही आपको सिखा रहे हैं वो, तो उस लेवल का तो सिखाएंगे ही कि आपके पीवाईक्यू बन जाए। हमें उतनी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि पीवाईक्यू ही नहीं, आगे भी कोई भी इस कॉन्सेप्ट से कोई क्वेश्चन बनता है तो हमें आना चाहिए। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं, ये सब बाद में देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोई मजाक नहीं, क्योंकि ये क्या है भाई, पीवाईक्यू है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट, ट्रिकी तो नहीं बोलना चाहिए, बट थोड़ा सा फैक्चुअल चीज है जो आपको याद रखना पड़ेगा। जीडीपी अभी आपको याद है, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारा। जीएनपी आपको याद है, वो नेशनल प्रोडक्ट है। फिर उसमें डेप्रिशिएशन वेप्रिशिएशन भी याद है, ठीक है ठीक है, वो सब ओके है। अभी जीडीपी हम काउंट करते हैं, ठीक है, उस वक्त भी बहुत सारी अलग अलग प्राइजेस होती है। जैसे कि कोई भी चीज हो, यहाँ पे हम जीडीपी ही ले रहे हैं, उसकी एकदम नॉर्मल प्राइस, कि उसके अंदर ना ही कोई टैक्स इंक्लूडेड है और ना ही कोई सब्सिडी इंक्लूडेड है, विदाउट एनी टैक्स एंड सब्सिडी, कुछ डिडक्शन नहीं हुआ है, उसकी प्राइस को हम क्या बोलेंगे, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट की प्राइस, की उसके अंदर कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। फिर भाई इसी फैक्टर कॉस्ट को आप इंक्लूड कर देते हो किसी के साथ, मतलब कि प्रोडक्शन टैक्स के साथ इंक्लूड कर दिए और प्रोडक्शन सब्सिडी के साथ इंक्लूड कर दिए, तो जो आपका आएगा वो आपका आएगा बेसिक प्राइस, जीडीपी एट बेसिक प्राइस। मतलब कि भाई समझ लीजिए कि भी किसी भी चीज थी, उसकी प्राइस थी कोई प्राइस, पहले तो चीज ले लेते हैं, ठीक है, ये पेन ले लेते हैं, ठीक है ना, पेन ले लेते हैं, पेन की फैक्टर कॉस्ट क्या थी, तो भाई 2 रुपए थी। अभी इसी 2 रुपए में मैंने ऐड कर दिया प्रोडक्शन, ध्यान से देखना, प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन के टैक्स,
को प्रोडक्शन का टैक्स था समझ लीजिए 1 रुपया, वो मैंने ऐड कर दिया। और प्रोडक्शन के दौरान मुझे कुछ सब्सिडी भी मिली थी, ठीक है, सब्सिडी भी मिली थी। उसको मैं, वो सब्सिडी कितना थी, तो 0.5 थी, उसको ऐड कर दिया। उसको मतलब यहाँ पे वो प्लस होगा, ठीक है, सब्सिडी फायदा है ना, तो सब्सिडी प्लस होगी और जो टैक्स है वो माइनस होगा। तो 2 + 1 3, 3 में से भाई आधा माइनस कर दिया, तो भाई क्या बचा, 2.5। और ये 2.5 मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा बेसिक प्राइस। ओके, ऊपर वाला मेरा क्या था, ऊपर वाला था मेरा फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब ये प्रोडक्शन टैक्सेस में कौन से टैक्सेस आते हैं, तो समझ लीजिए मैं कोई भी चीज बना रहा हूँ, ये पेन बना रहा था, उस बनाने के लिए मैंने कोई जगह भाड़े पे ली रखी है, तो ये प्रोडक्शन टैक्स हो गया। या फिर कोई ट्रांसफर, मुझे प्रोडक्ट आपको पहुंचाया, तब तक मुझे ट्रांसपोर्टेशन में कोई टैक्स लग गया, तो ये प्रोडक्शन टैक्स हो गया, ठीक है। अभी इसी प्रोडक्शन टैक्स में, मतलब कि ये बेसिक प्राइस में, अभी तक आपके पास वो गाड़ी पहुंची नहीं है ना, पेन आपके पास पहुंचेगी, कब पहुंचेगी, गवर्नमेंट की कुछ टैक्स डाल रही होगी ना, कुछ प्रोडक्ट का टैक्स डाल रही होगी। इस प्रोडक्ट के टैक्स में क्या हो सकता है, जो हम जीएसटी देते हैं क्या होता है, प्रोडक्ट टैक्स है, कि अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग लगता है। तो इस प्रोडक्ट का कोई टैक्स लो, ठीक है, प्रोडक्ट पहले था ना, वो था प्रोडक्शन, अभी जो है वो है प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का जो टैक्स है वो समझ लीजिए 1 रुपया है, और प्रोडक्ट की जो सब्सिडी है वो अगेन कितनी है, 0.5 है। तो अगेन क्या बन जाएगा, 2.5 + 3.5, 3.5 प्लस सब्सिडी तो मिलती है ना मुझे, तो वो प्लस हो जाएगी, वो कितना हो गया हमारा, आखिर में 3 बन गया। ये जो हमारा हो गया आखिरी प्राइस जो मार्केट में आने वाला है, उसको हम बोलेंगे मार्केट प्राइस, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले हमारा क्या आता है, ये देख लीजिए मार्केट प्राइस, ठीक है। तो जीडीपीएस बेसिक प्राइस जो है उसमें आप प्रोडक्ट के टैक्स डाल दो और प्रोडक्ट की सब्सिडी भी काउंट कर लो, तो जो हमारा बनता है वो बनता है प्रोडक्ट जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो देखो यूजुअली जो है, यूजुअल केसेस में सबसे कम होगा फैक्टर कॉस्ट, फिर उससे कम होगा उससे ज्यादा होगा बेसिक प्राइस, और उससे ज्यादा होगा हमारा मार्केट प्राइस, क्योंकि यहाँ पे हम टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं ना, पहले प्रोडक्शन टैक्स डाला, फिर प्रोडक्ट टैक्स डाला, एसेट्रा। अभी देखो ये 100% सच नहीं है, हाँ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि गवर्नमेंट टैक्स न बढ़ाए बट सब्सिडी बढ़ाती जाए, तो क्या होने वाला है, तो एंड प्रोडक्ट में मार्केट प्राइस कम हो जाएगी। मतलब कि यही एग्जांपल में हम लेते हैं कि पेन भाई 2 रुपए की थी, ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने टैक्स तो 0 रुपए लिया, 0 रुपए लिए टैक्स लिया, बट सब्सिडी 0.5 दे दी। फिर अगेन ये प्रोडक्ट टैक्स के दौरान भी सब्सिडी, टैक्स तो 0 है, बट जो अपना सब्सिडी है वो 0.5 दे रही है, तो अगेन 1 रुपया प्राइस कम होगी ना। ये देख लीजिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है, टैक्स 0 लिया है, 0.5 सब्सिडी दे दी, अगेन टैक्स 0 लिया, 0.5 सब्सिडी दे दी, तो जो एंड वैल्यू है, जो हमारी मार्केट प्राइस है, वो एक्चुअली कम हो गई, ठीक है। हालांकि जनरली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट पागल नहीं है कि आपको इतना वो सब्सिडी देती रहेगी, बट हो भी सकता है, 100% ये सच नहीं है, ठीक है। यूजुअली क्या होगा जनरल केसेस में, फैक्टर कॉस्ट होगा, उससे ज्यादा बढ़ेगा हमारा बेसिक प्राइस, उससे ज्यादा बढ़ेगा हमारा मार्केट प्राइस, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट में आपको प्रोडक्शन टैक्स डाल देने हैं, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, नेट टैक्स। किसका नेट टैक्स, प्रोडक्शन नेट टैक्सेस ऑफ प्रोडक्शन, तो आपका बन जाएगा बेसिक प्राइस, और इस बेसिक प्राइस में आप नेट प्रोडक्ट टैक्स डाल देते हो, नेट टैक्स। नेट टैक्स का मतलब ही क्या होता है, सब्सिडी माइनस टैक्सेस दोनों को कर लो तो नेट टैक्स, तो आपका बन जाएगा मार्केट प्राइस, ठीक है। ये यूपीएससी लगती है ना, तो ये नेट टैक्स ही लिखेगी, और उधर फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि यार युवराज भाई ने ये तो बताया ही नहीं था, नेट टैक्स है, ध्यान देना। नेट टैक्स का मतलब कुछ नहीं होता, नेट साफ, तो वही प्रोडक्शन टैक्स और सब्सिडी को आप माइनस प्लस कर लो तो आपका नेट टैक्स हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, ये एग्जांपल में हम देख ले तो सब्सिडी 0.5 थी, और जो प्रोडक्शन था वो टैक्स था वो 1 रुपया था, तो टोटल कितना भाई इंक्रीज हुआ, तो टोटल तो 1.5 ही है ना, टोटल इतना ही फर्क पड़ा हमें, तो ये हो जाएगा नेट टैक्स कितना है, नेट टैक्स तो 0.5, ठीक है, 0.5 प्लस करना है, दैट्स इट। तो भाई टैक्स माइनस सब्सिडी, फिर जो आपका निकला वो होगा नेट टैक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी आप समझ गए, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस। चलिए नेक्स्ट, अभी हमारा आता है काउंटिंग मेथड, कि जीडीपी की भाई कॉस्टिंग वॉस्टिंग सब मैं समझ गया हूँ, अभी ये बता काउंट कैसे करना है। सब समझ गया कि भाई हाँ डोमेस्टिकली होता है, फॉरेनर भी इंक्लूड कर लेंगे, जीडीपी में इंक्लूड करते हैं ना फॉरेनर, तो हाँ भाई फॉरेनर भी इंक्लूड कर लेंगे, मार्केट प्राइस से करेंगे, वो भी समझ गए, हाँ एंड में हम मार्केट प्राइस से काउंट करते हैं, ठीक है, कि मार्केट प्राइस से करेंगे, सब समझ गए। काउंटिंग कैसे करनी है, किसको काउंट करना है, तो सबसे पहले काउंट करेंगे इनकम को, पैसा कितना लाया है भाई, पैसा लाया कि नहीं, कितनी इनकम हुई है। अभी आप खुद सोचिए, कोई भी इनकम हो, पूरे विश्व में आप कोई भी धंधा कर रहे हो और जो भी इनकम कमा रहे हो, वो इनकम ना 4 टाइप में ही हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो समझ लीजिए आप कोई वेज कमा रहे हो, ठीक है, कोई मतलब नौकरी कर रहे हो और आपको आपको उसका पगार मिल रही है, वेज मिल रहा है, या फिर आप किसी भी चीज में इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो,
मतलब प्रॉफिट कोई मतलब हमें आपको कोई उधार दे रखा है और इंटरेस्ट अर्न कर रहा हूँ, या फिर बैंक में पड़ा इंटरेस्ट अर्न कर रहा हूँ, कुछ भी, तो इंटरेस्ट हो सकता है। फिर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट हो सकता है, या फिर रेंट हो सकता है। ये 4 ही टाइप होती है जिससे कोई भी इनकम हो पाए, ठीक है। तो 4 कौन कौन सी है? विप्रो से याद रखना है आपको, विप्रो कंपनी आपको पता होगा, विप्रो से वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, ये सारी की सारी हमारी इनकम के मेथड्स हैं। इन सबको आप टोटल मार दो तो हमारा टोटल निकलेगा टोटल इनकम ऑफ कंट्री या फिर इकोनॉमी। ओके, तो ये पहली मेथड हो गई कि ये भाई देखेंगे कि भाई अच्छा वेजेस कितने हैं, वेजेस 50 रुपए, इंटरेस्ट से इनकम लोग कितनी कमाए, इंटरेस्ट से 20 कमाए, फिर प्रॉफिट से कितनी कमाए भाई, प्रॉफिट से 10 कमाए, और एट लास्ट रेंट से कितनी कमाए, तो बोलेंगे रेंट से भाई अगेन 20 रुपए कमाए। तो टोटल जीडीपी हमारी कितनी होगी, टोटल इनकम हमारी कितनी हो गई, टोटल इनकम 100 हो गई, तो हमारी जीडीपी कितनी है, हमारी जीडीपी है 100 रुपए। ओके, तो इनकम मेथड है कि टोटल सिटीजन या फिर फॉरेनर जो भी है डोमेस्टिकली कितना पैसा कमाए हैं, इनकम कितनी अर्न हुई है, वो है हमारी जीडीपी। इट इज इनकम मेथड। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ खास याद रखने वाला नहीं है। फिर है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर में हम देखते हैं कि कितना भी कमाया उसको रहने दो, ये बताओ कि खर्च कितना किया, क्योंकि इन शॉर्ट इकोनॉमी में तो हमें वही देखना है कि कितना पैसा आया, खर्च कितना हुआ है उसको देखते हैं। देखो खर्च देखना है ना, तो इसके अगेन क्राइटेरियाज है, CGI XM। यहाँ पे ना मैंने ई लिखा है, एक्चुअली एक्स एक्सपोर्ट लिखना है होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ई लिखा है ना, ई को आप एक्स कर दीजिए, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। यहाँ पे उसका मतलब क्या है, नेट एक्सपोर्ट या फिर नेट इम्पोर्ट, कुछ भी आप लिखिए, ठीक चलेगा दोनों में। मतलब कि यहाँ पे देखता क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कंजप्शन, मतलब कि हमने खुद कितना खर्चा किया है, कंज्यूम कितना हुआ इकोनॉमी के अंदर, कि पर्सन ने या फिर कोई भी है उसने कंज्यूम कितना किया है, जो भी कंज्यूम किया उसका पैसा तो दिया होगा ना। समझ लीजिए मैंने एक मैगी का पैकेट ले लिया, तो उसका भी पैसा तो मैंने दिया है ना, वो कंजप्शन है मेरा, वो कंजप्शन का मैं पैसा देने वाला हूँ, तो उसका भी काउंट होगा। और ये कंजप्शन ही 60% है, मैंने आपको बताया था ना, पब्लिक ही 60% करती है। ओके, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल कंजप्शन हो गया। फिर आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च किया है भाई, उसको देखो तो वो भी देखते हैं कि हाँ भाई गवर्नमेंट ने भाई इतना पैसा खर्च किया है। फिर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट को काउंट करते हैं। और एट लास्ट काउंट करते हैं हम एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट को। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मतलब क्या है, कि मैंने बाहर विदेश में कितना कोई एक्सपोर्ट किया पैसों का, ठीक है। मतलब कि समझ लीजिए मैंने 2 पैकेट भेज दिए थे विदेश में, पाकिस्तान में, और उसके बदले मुझे 20 रुपए मिल गए। ओके, तो ये मेरा एक्सपोर्ट हुआ। और फिर मैं देखता हूँ तो मैंने वो मैगी के पैकेट लिए थे कहाँ से, तो वियतनाम से लिए थे। और कितने में लिए थे, तो मैंने लिए थे भाई 10 रुपए में। तो मेरे यहाँ पे नेट कितना हुआ कि 10 में मैंने लिया, ये मेरा इम्पोर्ट है, और मैंने 20 में बेच दिया, तो ये मेरा एक्सपोर्ट है। अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है मैंने इंपोर्ट किया और आपने एक्सपोर्ट किया, ऐसा भी हो सकता है। तो टोटल इन शॉर्ट क्या निकला इकोनॉमी में, तो 10 रुपए हमने एक्सपोर्ट किया ज्यादा, ठीक है। इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करो तो 10 रुपए हमने ज्यादा किया है, तो ये होता है सरप्लस, ठीक है, सरप्लस ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ही हम क्या बोलते हैं पता है, हम बोलते हैं कैपिटल, सॉरी, करंट अकाउंट। ये हमने प्लस किया था ना, सरप्लस, तो इसलिए सरप्लस। आपको क्या लगता है इंडिया ज्यादा इंपोर्ट कर रहा होगा या फिर एक्सपोर्ट कर रहा होगा? कॉमन सेंस लगाना, आप खुद पढ़ रहे हो। इंडिया ज्यादा इंपोर्ट करता है, हमारा इतना एक्सपोर्ट में पोटेंशियल नहीं है, हम ज्यादा दूसरों से लेते हैं। और लेते हैं तो हमारा क्या होगा, ये करंट अकाउंट डेफिसिट। डेफिसिट मतलब क्या है, उसका ही उल्टा देख लीजिए। एग्जाम्पल फॉर ले लेते हैं भाई, कि मैंने टोटल बाहर की कंट्री से जो माल मंगवाया या फिर जो लिया, वो मैंने लिया 100 रुपए का, ठीक है। और मैंने दूसरों को दिया, वो दिया मैंने 50 रुपए 40 रुपए का, ठीक है, 40 रुपए का मैंने दिया, ठीक है। ये है मेरा इम्पोर्ट, ये है मेरा एक्सपोर्ट। तो टोटल गैप कितना बना, तो टोटल गैप बना 60 रुपीज का, और ये 60 रुपीज मेरा क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा, कि मैंने ज्यादा पर पैसा चुकाया है सामने वाले को, राइट। मैं किसी का इम्पोर्ट मेरा ज्यादा है, उसका मतलब क्या है कि अपनी कंट्री से ज्यादा पैसा बाहर गया है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है। और अच्छा क्या होता है हमारी इकोनॉमी के लिए, डेफिनेटली सरप्लस अच्छा होता है, ठीक, सरप्लस अच्छा होता है, कि हम ज्यादा अगर किसी को एक्सपोर्ट करें तो अच्छा है, क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, जाएगा नहीं। चलिए, तो इन शॉर्ट एक्सपेंडिचर मेथड में हम नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखते हैं, इन्वेस्टमेंट देखते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देखते हैं, और कंजप्शन देखते हैं, ठीक है। टोटल आपका क्या बनेगा, CJI XM,
दैट्स इट। तो इट इज टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ इकोनॉमी, और आपका पूरा का पूरा ये इकोनॉमी एक्सपेंडिचर मेथड हो गया जीडीपी काउंट करने का। इसको अगेन कैसे काउंट करेंगे भाई, समझ लीजिए कंजप्शन जो है वो हमारा है 60 रुपीज, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो है 10 रुपया, फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो है 5 रुपया भाई, और जो ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हमने पैसा कमाया है वो है हमारा 25 रुपया। तो टोटल हमारा इकोनॉमी क्या हो गया, अगेन 100 रुपया हो गया, ठीक है। तो ऐसे काउंट करते हैं, हो सकता है ये माइनस प्लस भी हो, कुछ भी हो सकता है, बट यूजुअली ऐसे है CGI XM। और भाई ये 60% हमारा क्यों है पता है आपको, ये है हमारी पब्लिक। जब भी सबके पास पैसा होता है तो एक ही चीज है, बहुत पैसा है अपने पास, उड़ाओ। और ये उड़ाते हैं तभी हमारी इकोनॉमी वैसे चलती है, वरना तो बंद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, ये हल्का सा थोड़ा ध्यान से देखना, वैसे कुछ भी नहीं है, बट लोग कंफ्यूज बड़ा हो जाते हैं इसके अंदर। ये जो प्रोडक्शन मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड है ना, इसको हम GVA मेथड भी बोलते हैं। GVA मेथड, GVA का मतलब ही क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडेड। यहाँ पे भी क्या है, वैल्यू एडेड, तो मतलब ग्रॉस मतलब टोटल वैल्यू एडेड, दैट्स इट। और ग्रॉस का मतलब क्या होता है, याद कीजिए मैंने आपको बताया था, ग्रॉस जब भी बताया जाए उसका मतलब है बिफोर डिडक्शन, कि यहाँ पे कुछ भी डिडक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड में अभी के लिए कोई भी डिडक्शन नहीं होता होगा, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अभी ग्रॉस वैल्यू एडेड में क्या है या फिर प्रोडक्शन मेथड में क्या है, यहाँ पे हम बस बीच का देखेंगे। बीच का मतलब कि एग्जांपल से देख लेते हैं, डायरेक्ट आपको पता चलेगा। जितने भी हमारे सेक्टर्स होंगे ना, उसमें वो वैल्यू क्या ऐड कर रहे हैं वो देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुरंत समझ में आ जाएगा कि भाई फार्मर्स ने वीट उगाए, ठीक है, और वो वीट जो उगे वो उसकी वैल्यू कितनी थी, 3 रुपए थी। ओके, अभी यही 3 रुपए वो किसी कंपनी को बेच देता है, 3 रुपए क्या, वही ये जो वीट है वो किसी यूनिट को बेच देता है। और जो वो यूनिट है वो उसमें से वीट में से बना देता है फ्लोर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, 3 रुपए में लिया बंदे ने, 5 रुपए की वो चीज बना दी, फ्लोर बना दी, तो वैल्यू एडिशन कितना हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया 2 रुपए, क्योंकि 3 रुपए की चीज को मैंने 5 रुपए बना दिया, कुछ प्रोसेस किया, कुछ मैं किया, और उससे जो वैल्यू एडेड हुआ वो क्या हुआ, 2 रुपए हुआ। क्योंकि 3 रुपए का था ना, मैंने उसको बनाया 5 रुपए का, फ्लोर बनाया, वीट का बना दिया मैंने फ्लोर, तो वैल्यू एड मेरा कितना हो गया, 2 रुपए हो गया। अभी नेस्ले आता है, नेस्ले बोलता है कि ये तो कुछ नहीं है भाई, देख मैं जो वैल्यू ऐड करता हूँ वो तेरा फ्लोर है ना, इसी आटे से मैं बना देता हूँ मैगी, और मैं अभी इसकी प्राइस कर देता हूँ 10 रुपए। तो इसने कितना वैल्यू ऐड कर दिया उसी चीज को, तो इसने भाई वैल्यू ऐड किया 5 रुपए, ठीक है, क्योंकि 5 की थी और 10 की कर दी, तो वैल्यू टोटल हो गया हमारा 5 रुपए। ओके, तो देखो आपको पता क्या चल रहा है कि एग्रीकल्चर से व्हीट आ रहा था, वहां से लेकर के एंड प्रोडक्ट हमारा बना, फाइनल प्रोडक्ट, उसके बीच में टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ, पहले भाई 2 रुपया हुआ और फिर 5 रुपए हुआ, मतलब टोटल वैल्यू एडिशन इज 7 रुपीज। और इसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल वैल्यू एडिशन, मतलब कि GVA इज 7 रुपीज। ये हर एक सेक्टर में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको मैगी का एग्जांपल दिया है, बट ये हर एक सेक्टर में देखा जाएगा। कि ऐसा भी देखा जाएगा कि भाई लोहा निकाला, ठीक है, कोई माइनिंग कंपनी ने, फिर उस लोहे से स्टील की शीट बना दी, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करके स्टील बिल एक्सट्रैक्ट किया और स्टील बना, फिर इसी को यूज करते हुए कार बना दिया। तो फिर देखा जाएगा भाई लोहा था 10 रुपए का, फिर स्टील बना दिया तो भाई 20 रुपए का बन गया, और कार बन गई तो भाई 100 रुपए की बन गई। तो बीच में वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 10 का बंदे ने 20 किया, ठीक है, तो 10 रुपए वैल्यू एडिशन है, और 20 का इसने 100 कर दिया, तो वैल्यू एडिशन कितना है, 80 रुपए हो गया। तो टोटल वैल्यू कितना हुआ, 10 प्लस 80, तो टोटल वैल्यू एडिशन इज 90। ओके, तो हर एक सेक्टर में देखा जाता है कि कितना किधर वैल्यू एडिशन हो रहा है, इसलिए इसका नाम है वैल्यू एडिशन मेथड या फिर प्रोडक्शन मेथड। क्यों प्रोडक्शन, क्योंकि ये लोग आगे आगे कुछ प्रोड्यूस करते जा रहे हैं ना, प्रोडक्शन करते जा रहे हैं आगे आगे। तो भाई ध्यान क्या रखना है, ये हर एक सेक्टर में देखा जाता है, ठीक है, इसीलिए हर एक सेक्टर का GVA अलग अलग होता है। भाई एग्रीकल्चर का क्या आएगा कि एग्रीकल्चर का 10 रुपए GVA है, मतलब कि एग्रीकल्चर से हमारा वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है, तो भाई इतना वैल्यू एडिशन हो रहा है। फिर भाई सर्विस सेक्टर का कुछ अलग आएगा कि भाई सर्विस सेक्टर से इतना हमारा वैल्यू एडिशन हो रहा है। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अलग आएगा कि उससे इतना हो रहा है। इन शॉर्ट कोई भी सेक्टर, कोई भी प्रोडक्ट में, कोई भी चीज में कितना वैल्यू ऐड कर रहा है, मतलब उसकी प्राइस को कितना बढ़ा दे रहा है, उसको हम बोलेंगे वैल्यू एडिशन या फिर प्रोडक्शन मेथड या फिर GVA मेथड। गॉट इट, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इन शॉर्ट क्या है कि जो बीच में वैल्यू ऐड हो रही है ना किसी भी चीज की, वही है अपना वैल्यू एडिशन, दैट्स इट। ओके, इसी को हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन मेथड या फिर GVA। ओके, और यही क्या है, यही हमारा टोटल इकोनॉमी का आउटपुट कि कितना वैल्यू ऐड हुआ। और GDP और GVA को हमें कंपेयर करना हो तो कैसे कर पाएंगे, तो भाई हर एक सेक्टर का
अब जीवीए निकाल लो हर एक सेक्टर का, उसको टोटल मारो, और इसी टोटल में अब जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसको हटा दो, तो आपका जो आएगा वो आएगा अपना जीडीपी। मतलब कि जीडीपी अपना क्या है, तो जीवीए एट बेसिक प्राइस, जो प्रोडक्ट के टैक्स होते हैं ना उसको हटा दो बस, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक प्राइस क्या होता है, बेसिक प्राइस में हमारे भाई प्रोडक्शन के तो टैक्स लगे हुए हैं, बट प्रोडक्ट टैक्स कोई भी नहीं लगा होता है, तो इसीलिए आप जीवीए बेसिक प्राइस को काउंट करते हो टोटल उसका, तो आपका मिल जाता है जीडीपी। ठीक है, तो जीवीए एट बेसिक प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी, और ये जीडीपी एट बेसिक प्राइस भी होगा। ठीक है, ये भी बेसिक प्राइस पे होगा, क्योंकि बेसिक प्राइस है ना, तो दोनों वही रहेंगे, क्योंकि ये तो वही होगा ना, अलग अलग सेक्टर का है, मतलब आपकी फैमिली में अलग अलग लोगों की इनकम क्या है, उसको आप अलग अलग तरीके से देखो, अलग अलग सेक्टर का अलग अलग देखो, कि भाई जो भाई है उसकी इनकम 10 रुपए, जो बहन है सिस्टर उसकी इनकम 10 रुपए, जो मम्मी है उसकी 20 रुपए, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, पापा को मैं नहीं गिनता हूँ, चलो टोटल कितना हो जाएगा भाई, टोटल आपका 40 रुपए, तो आपका जीडीपी क्या है, जीडीपी इज 40 रुपीज। भाई का जीवी है 10 रुपए, सिस्टर का जीवी है 10 रुपए, और मम्मी का जीवी है 20 रुपए, टोटल जीडीपी इज 40 रुपीज। बस जीवीए इज मतलब कि अलग अलग सेक्टर का अलग अलग डेटा, और उसके द्वारा किया हुआ हमारा वैल्यू एडिशन, दैट्स इट। समझ आ गया होगा, ठीक है, समझ नहीं आया तो थोड़ा सा बैक जाइए और फिर से देख लीजिए। इन शॉर्ट हमारा वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है वही देखना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये देखो ये डेटा है हमारा रिसेंट का डेटा है, 10 जनवरी का हमारा न्यूज़पेपर था, वहां पे दिया गया है कि जो हमारा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। तो देखो एक तो मैं चीज बता दूं, एब्सोल्यूट टर्म में आपको बोला जाए ना, कि नंबर में, तो हमेशा जीडीपी अपना बढ़ रहा होगा। मतलब कि समझ लीजिए कि 2010 में हमारा जीडीपी 10 रुपए था, 2011 में वो 12 रुपए होगा, या फिर 11 रुपए होगा, 12 में वो 13 रुपए हो गया। इन शॉर्ट नंबर्स में जीडीपी हमेशा बढ़ रहा होगा, बट वैसे उसके जो ग्रोथ रेट है उसमें चेंज हो सकता है। मतलब कि समझ लीजिए कि 2010 से, इसको पहले इरेज कर दें, 2010 से 2011 में जो बढ़ा, 2010 में ये 10 रुपए था, और 2011 में ये बढ़ा, और कितना हो गया, 15 रुपए हो गया। तो टोटल कितना ग्रोथ कितना हमें देखने को मिला। अच्छा इस तरीके से परसेंटेज आ जाएगा, समझ लीजिए 2010 में ये 100 रुपए था, और 2011 में ये बढ़ के 110 हो गया, तो ग्रोथ कितना है भाई, 10% ग्रोथ है। ठीक है, अभी 2012 में आते हैं भाई, 2012 में ये बढ़ जाता है, और कितना बढ़ता है, ये 150 बढ़ जाता है। नहीं 150 भी नहीं लेते हैं, कुछ हम आपको परसेंटेज में समझ नहीं आएगा। ये बढ़ के हो गया 125। ठीक है, पहले 10% बढ़ा था, अभी कितना बड़ा लग रहा है आपको, तो अभी ये ऑलमोस्ट 15% बढ़ गया है। ठीक है, तो ग्रोथ रेट 15% है। अभी ऐसा होता है कि अगेन ये बढ़ता है, ठीक है, 2013 आता है और बढ़ता है, बट कितना होता है, 126 ही होता है। मतलब सिर्फ एक एक पॉइंट ही बढ़ा है ये, तो इसकी जो बढ़ोतरी वो कितना परसेंट है, तो भाई 1% से भी कम है, 1% से भी कम है। बट एक्चुअल नंबर में तो बढ़ा है ना, नंबर बड़े हैं, बट क्या ग्रोथ रेट बढ़ी है, नहीं ग्रोथ रेट नहीं बढ़ी है। तो हमेशा जो चेंजेस होता है ना, वो ग्रोथ रेट में चेंज होता है। जो नंबर्स होते हैं ना वो तो यूजुअली बढ़ते ही है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि भाई इस साल हमने 100 रुपए कमाए, अगले साल उससे भी कम हो गया, 90 हो गए, क्योंकि कम कुछ नहीं होने वाला इकोनॉमी में, यूजुअली तो नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी हो भी सकता है रेयर केसेस में, बट यूजुअली नहीं हो सकता है। इसलिए देखिए ये जो डेटा हमें दिया गया ना, ये ग्रोथ रेट का डेटा है। एब्सोल्यूट नंबर में तो जीडीपी बड़ा होगा हमारा, घटता कब है, जब अचानक से कोई बड़ी सी मतलब कोविड 19 आ गया तब सबका घटा भाई, बट यूजुअली घटता नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखिए ये डेटा आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए जीडीपी का डेटा कैसा रहा था, तो भाई 19-20 में हमारा 6.4% चल रहा था ग्रोथ रेट, नॉमिनल का बात चल रहा है। ठीक है, और फिर 2020-21 में कोरोना आया, देखो कितना स्टीफ डिक्लाइन हो गया, 6% से हम बढ़ रहे थे, फिर डायरेक्ट -1.2 पे आ गए, फिर बाउंस आया, अगेन कोरोना चला गया, हम बढ़े, आराम से बढ़े, और फिर 18% पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ गए, फिर 14%, नॉन 9.6, फिर 9.7। तो ऐसा हमारा यूजुअली चल रहा है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या आएगा कि क्या इंडिया की जीडीपी है वो स्टेडीली बढ़ी है, तो आपको क्या लगता है बढ़ी है, नहीं बढ़ी है, उसका ग्रोथ रेट ऊपर नीचे रहा है। ठीक है, वेदर इट इज नॉमिनल और वेदर इट इज रियल। और भाई ये तो हमें पता है ना कि हमेशा जो रियल होता है वो नॉमिनल से कम ही होता है, उल्टा मैं बता रहा हूँ, ये नॉमिनल से कम ही होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन है ना नॉमिनल में, रियल में तो इन्फ्लेशन ही नहीं है। तो ये एक चीज हो गई। ठीक है, और दूसरा क्या मैं बोल रहा था कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एब्सोल्यूट नंबर्स में जीडीपी अपना कॉन्स्टेंटली बढ़ा है, तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे हाँ भाई बड़ा है यार, सही है, क्योंकि नंबर्स हमेशा बड़े हैं,
ग्रोथ रेट भले ही कम हो जाए पर नंबर्स हमेशा बड़े हैं, ठीक है। तो ये पिछले 5-6 साल का ग्राफ है, इतना काफी है क्वेश्चन पूछने के लिए। ओके, ध्यान रखना आप। हो सके तो मैं तो बोलता हूँ बना के भी देख लीजिए भाई एक बार, कि हाँ भाई ऐसे कुछ रहा है हमारा ग्राफ, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपको पता होगा कि हाँ भाई ये हमारा ग्राफ ऐसे रहा है। आप अगर मेंस में भी लिखना हो ना तो कुछ लिख सकते हो भाई इंडिया की जीडीपी ऐसी रही है पिछले सालों में। चलिए आगे देखते हैं। अभी अभी देखो ये रिवीजन का टाइम हो गया हमारा, ठीक है। ये देख लो मैंने एक छोटे में ही बता दिया है कि जीडीपी क्या है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। इसमें सिटीजन और फॉरेनर दोनों आ जाएंगे, और डेप्रिसिएशन माइनस करते हो आपका तो एनडीपी आ जाएगा। फिर जीएनपी क्या है, नेशनल प्रोडक्ट, तो भाई नेशनल्स के द्वारा इवन विद इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया कोई भी आया हो, उससे जो भी प्रोड्यूस हुआ वो हमारा जीएनपी में जाएगा, और इसमें से भी डेप्रिसिएशन हटा दिए तो आपका एनएनपी आ गया। ओके, फिर नॉमिनल जीडीपी मतलब कि इंक्लूड करना है इन्फ्लेशन को, और रियल जीडीपी मतलब एक्सक्लूड कर देना है। हमारी नॉमिनल जीडीपी 320 लाख करोड़ है, और रियल जीडीपी 185 करोड़ है, 80 लाख करोड़ है, ठीक है। अपना जीडीपी डिफ्लेटर मतलब क्या, नॉमिनल डिवाइड बाय रियल इनटू 100, ये 172 है। और हमारी जो रियल जीडीपी है, ये रियल जीडीपी है वो 57% ऑफ नॉमिनल जीडीपी है। ओके, आपको यकीन नहीं आता है ना तो खुद देख लेना, 320 करके परसेंटेज निकाल लेना, 57 ही आएगा। ओके, फिर जो हमारी स्पेंडिंग है वो हमारी जीडीपी का 60% होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर पोटेंशियल जीडीपी क्या है, तो हम अपनी फुल कैपेसिटी से साथ काम करेंगे कंट्री पूरी, तो फुल अपना पोटेंशियल जीडीपी हो जाएगा। फिर डिफ्लेशनरी या फिर रिसेशनरी गैप मतलब कि रियल जीडीपी इज लोअर देन पोटेंशियल जीडीपी, और इन्फ्लेशनरी गैप मतलब कि रियल जीडीपी इज हायर देन पोटेंशियल जीडीपी। और यहाँ पे दोनों का मैंने बता दिया है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या कर सकती है, तो भाई लो इंटरेस्ट रेट, ये पर मैंने छोटे में बता दिया है, देख लेना आप। ओके, फिर बेसिक प्राइस, तो भाई फैक्टर कॉस्ट तो नॉर्मल होता है, उसमें कुछ देखने लायक नहीं, वो ऐसे ही लिख दीजिए कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब कि नॉर्मल, विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनीथिंग। और फिर बेसिक प्राइस क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट में आपने प्रोडक्शन टैक्स डाल दिए और प्रोडक्शन सब्सिडी माइनस कर दी, तो बेसिक प्राइस आ गया। फिर इसी बेसिक प्राइस में आप प्रोडक्ट टैक्स डाल दोगे और प्रोडक्ट सब्सिडी माइनस कर दोगे तो आपका मार्केट प्राइस आ जाएगा। फिर भी आती है हमारी काउंटिंग मेथड, तो इनकम मेथड, जिसमें हमारा विप्रो है, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट। फिर आता है एक्सपेंडिचर मतलब सी जी आई एक्सएम, उसमें हमारा 60% सी का कंजप्शन है, ठीक है। फिर आता है प्रोडक्शन मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड या फिर जीवीए मेथड। उसमें मतलब क्या है कि भाई सबके जितने भी सब सेक्टर्स हैं उसका हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। सिग्मा जीवीए मतलब कि टोटल जीवीए मतलब कि अपनी हो जाएगी जीडीपी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना है, थोड़ा ही बाकी है, हम शायद 3 मिनट में 4 मिनट में कर लेंगे। अभी हमारी नेशनल इनकम क्या होती है, ठीक है। तो हमारा जो एनएनपी है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब कि हमने कोई भी कॉस्ट नहीं इसमें इंक्लूड किया। कॉस्ट क्या, अपने कोई भी टैक्सेस हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही नॉर्मल विदाउट एनीथिंग। मतलब जो हमारा एनएनपी है, एनएनपी क्या है वो तो आपको पता है राइट, कि जब हम अपने यहाँ पे देख लो ये रहा एनएनपी, ठीक है। जीएनपी में से डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं, मतलब टोटल नेशनल कितना अर्न कर रहे हैं हमारे नेशनल्स, उसको हम देखते हैं, उसमें से डेप्रिसिएशन भी निकाल देते हैं, तब अपना आता है एनएनपी। और उसी एनएनपी को हम अगर फैक्टर कॉस्ट पे देखें, मतलब कि कोई टैक्स या फिर कोई सब्सिडी इंक्लूड नहीं कर रहे, तो हमारा जो आएगा वो आएगा नेशनल इनकम, ठीक है। मतलब कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और यही होगी हमारी नेशनल इनकम। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। नेट नेट मतलब टोटल जितने भी टैक्स लग रहे हैं उसको हटा दो। ओके, अभी नेशनल इनकम डिस्पोजेबल इनकम से ज्यादा होती है या कम होती है, मतलब नेशनल इनकम समझ लीजिए कि इंडिया ने आज 100 रुपए कमाए, अभी वो खर्च कितना कर सकता है, 100 से ज्यादा या 100 से कम, दोनों हो सकता है राइट। अगर ऐसा हो कि इंडिया को किसी की ग्रांट मिल गई है, मतलब वर्ल्ड बैंक ने भाई इंडिया को उधार दे दिया हो कुछ रुपए, तो हमारी डिस्पोजल इनकम बढ़ जाएगी राइट। तो इसीलिए कोई रिसीवेबल है उसको भाई गिन लो काउंटिंग में, या फिर हमने किसी को दे दिया है, जैसे कि हमने मालदीव्स को दे दिए हो, समझ लीजिए पैसा, हमको तो कुछ नहीं मिला पर हमने मालदीव्स को दे दिए, तो ये 100 रुपए में से माइनस हो जाएंगे ना। तो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, ठीक है। डिस्पोजेबल का मतलब क्या होता है कि हम डिस्पोज कितना कर सकते हैं, हमारे पास कैपेसिटी कितना है यूज करने का, खर्च करने का, डिस्पोज कितना हो सकता है, वो हमारी डिस्पोजेबल इनकम है। तो इसीलिए इसका कुछ क्राइटेरिया याद मत रखना कि नेशनल इनकम डिस्पोजेबल से ज्यादा होती है कम होती है, ये चेंज होती रहती है राइट। अभी पर्सनल इनकम आता है भाई, तो नेशनल इनकम जितनी भी हो, मतलब बंदा जितना भी कमाया हो, पूरी कंट्री जितना भी कमाई, उसमें से सबसे पहले तो कंट्री को जो भी टैक्स देना था, सॉरी जो भी इंटरेस्ट देना था उसको हटा दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वर्ल्ड बैंक से उन्होंने लोन लिया हो, कुछ आईएमएफ से लोन लिया हो तो हमें चुकाना पड़ रहा हो, तो उसको हटा दीजिए। फिर जो पैसा बचता है उसमें से
नेट इंटरेस्ट पे बाय हाउस होल्ड्स उसको हटा दीजिए। मतलब कि ये जो नेशनल इनकम है उसमें मेरा भी इनकम शामिल है ना, राइट? और उस इनकम शामिल है उसमें मेरा जो मैं इंटरेस्ट कोई पे कर रहा हूँ, तो उसको मैंने हटा दिया, क्योंकि हो सकता है कि मैंने कोई जगह से लोन लिया हुआ, उसको हटा दो। फिर भाई कॉर्पोरेट टैक्स जो है हमारा है, उसको हटा दो भाई, क्योंकि इन शॉर्ट वो टैक्स गया है, इनकम नहीं है। फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब ऐसा प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है पब्लिक के बीच में, उसको हटा दो। फिर ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, हाँ इसको प्लस करना है, क्योंकि हो सकता है ना कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी। इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? तो गवर्नमेंट पैसा दिया था ना अपना वो पीएम जनधन अकाउंट में, या फिर पीएम किसानों में पैसा बांटते हैं। जो पीएम हाउस होल्ड्स को इन शॉर्ट जो पैसा मिला, उसको ऐड कर दो भाई। तो इन शॉर्ट नेशनल इनकम जितनी भी हुई है, उस नेशनल इनकम में से पर्सन को कितना मिलने वाला है आखिर में, क्योंकि नेशनल इनकम है उसमें से कॉर्पोरेट टैक्स हमें मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, तो उसको हटा दीजिए। फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट हमें नहीं मिलने वाला है, जो हमें पे करना पड़ा है, उसको भी हटा दीजिए। जो देश को पे करना पड़ा है, उसको भी हटा दीजिए। फिर जो भी बचता बुचता है हमारे पास, वो हो जाती है हमारी पर्सनल इनकम। तो ये एंड इनकम है क्या? नहीं, ये भी एंड इनकम नहीं है। ये हम डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्पोजेबल में क्या आएगा? हो सकता है ना कि ये पर्सनल इनकम में मेरे पास 10,000 रुपए आ गए। अभी मैं बोलूँगा कि यार इनकम टैक्स पे करना है। साथ ही साथ जीएसटी, अगर मैं कोई प्रोडक्ट लेता हूँ तो उसमें जीएसटी भी पे करना है, नॉन टैक्स पेमेंट है, ठीक है? नॉन टैक्स भाई, सॉरी हाँ, जीएसटी मैंने बोल दिया, ये तो टैक्स में ही आ जाएगा। नॉन टैक्स मतलब कोई और पेमेंट मुझे करना हो। टैक्स तो नहीं है बट किसी और जगह पे मुझे देना हो, या फिर कुछ भी मेरा पर्सनल हो, कोई भी देने का मेरा बाकी है, तो उसको मुझे हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं वो कभी यूज़ नहीं करने वाला हूँ। वो तो मेरा ऐसे ही हट जाने वाला है। तो उसके बाद जो मेरा बचता है पर्सनल इनकम में से भी, जो मेरे पर्सनल टैक्स और नॉन टैक्स पेमेंट बाद जो बचता है, उसको मैं बोलूँगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, कि मैं कितना एक्चुअली यूज़ कर पाऊँगा। ठीक है, गॉट इट? अभी 1 सेकंड के लिए देख लीजिए, सबसे पहला आता है जीडीपी, फिर डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया आपने तो जीएनपी आ गया, फिर फॉरेनियर का भी इनकम माइनस कर दिया तो आपने एनएनपी आ गया। अब इस एनएनपी में से भी आपकी भाई सब आपके पेमेंट वेमेंट वो सब देख लिया, तो भाई आपका नेशनल इनकम आ गया। पेमेंट वेमेंट क्या, इसमें आपने वो टैक्सेस को हटा दिया, ठीक है, क्योंकि हम एनएनपी एट बेसिक फैक्टर कॉस्ट देखते हैं, तो हमारा नेशनल इनकम आ गया। नेशनल इनकम में से सब पेमेंट वेमेंट हटा दिया तो अपना पर्सनल इनकम आया, और पर्सनल में भी जो पर्सनल टैक्सेस हटा दिए तो हमारा आ गया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, ये आपको क्रोनोलॉजी ध्यान रखनी है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम सबसे आखिर में आता है, मतलब सबसे कम आखिर में हमें पैसा मिलने वाला है, बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करना है हमें रोल, ठीक है, क्योंकि जीडीपी का 60% है हम। ओके, क्लियर है? अभी देखो यही चीज क्या-क्या इंक्लूड नहीं होता है वो मैंने आगे भी बताया हुआ है, और यहाँ पे भी बताया हुआ है। एक्सटर्नलिटीज पॉजिटिव माइनस नेगेटिव दोनों हो सकती है। हाउस होल्ड वर्क काउंट नहीं होते हैं, इलीगल एक्टिविटीज नहीं होती है, एनवायरमेंटल कॉस्ट नहीं होते हैं, मार्केट एक्टिविटीज नहीं होती है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज नहीं होती है, ठीक है, उसमें वॉलंटरी वर्क, रिलैक्सिंग कुछ भी आ सकता है। ओके, कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा। आपको कुछ भी समझ ना आया हो ना, तो मुझे बता देना, ठीक है? ये पर्सनल इनकम का भी अगर ना समझ आया हो, कुछ भी ना आया हो, तो मुझे बता देना। इन शॉर्ट मतलब क्या है कि नेशन ने कितना कमाया, इंडिया ने कितना कमाया, ठीक है? ये इंडिया की इनकम है और ये पर्सनल इनकम है। दैट्स इट। डिस्पोजेबल का मतलब क्या है कि आखिर में यूज़ करने में कितना मुझे मिलने वाला है वो। ओके? सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगले वीडियो के लिए भाई मेरा यही कहना है कि संडे को मिलो। हालाँकि मैं कोशिश करूँगा कि संडे से पहले मैं कर लूँ, बट अगर नहीं हो पाता है तो अगले संडे को हमारा दूसरा वीडियो आ जाएगा। हमारा मेन मोटिव रही रहेगा कि मैं 4-5 वीडियो में पूरा इकोनॉमी कंप्लीट करवा दूँ। हालाँकि 4-5 में तो नहीं हो पाएगा भाई, पर हाँ, मैक्सिमम 7 में करवा दूँगा भाई। और ये बड़ा वीडियो हो गया 1 घंटे का, बाकी वीडियो बड़े नहीं होंगे, 1 घंटे के नहीं होंगे। हाँ, मनी एंड बैंकिंग का हो सकता है, क्योंकि मनी एंड बैंकिंग बड़ा टॉपिक है। बाकी कोई भी 1 घंटे का नहीं होगा, मैक्सिमम 20 मिनट से 30 मिनट का, उसमें सब कुछ हो जाएगा हमारा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो बताइएगा ज़रूर। और ये वन पेजर का होलिस्टिकली यूज़ करना। कुछ भी आपके एंड से सजेशन हो तो मुझे बता दीजिएगा, हम उसके ऊपर काम कर लेंगे, ठीक है? एंड इफ यू लाइक इट, डू शेयर इट। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलना चाहिए, मतलब इन शॉर्ट उसको भी फ़ायदा मिलना चाहिए, दैट्स इट। व्यू मिले ना मिले अलग बात है, बट किसी को अगर फ़ायदा हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ, भाई इससे फ़ायदा होगा, तो शेयर ज़रूर करना, और ना लग रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा, हम उसको इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है? इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।